हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। कैसे हैं आप सब? चलिए, कल क्लास में क्या पढ़ा था याद है? फटाफट याद करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? सेल। सेल कैसे किस किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल हमने देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और एक बेसिक यूनिट है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ये ऐसा है तो हमें ऐसा कैसे पता चला कि ऐसा है। ठीक है, तो ये हमें पता चला जब सेल की डिस्कवरी की। पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल टर्म दी और डिस्कवरी की, कौन थे? रॉबर्ट हुक। और 1665 में पहले उन्होंने बताया सेल के बारे में। फिर एंटन वैन लिवेनहुक आए, उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। वो कब बताया? 1674 में। फिर दो साइंटिस्ट आए, श्लीडन एंड श्वान, एक बॉटनिस्ट है, एक जोलॉजिस्ट है। उन्होंने सेल थ्योरी दी। और वो कब? 1838 एंड 1839 में। उन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला? all living organisms are made up of cell and cell is structural and functional unit of life। ये दो बातें बोली उन्होंने। और फिर रुडोल्फ विर्चो ने ऐड किया कि ये सब तो ठीक है, बट सेल आए कहाँ से, नए सेल बन कहाँ से रहे? तो उन्होंने टर्म क्या दी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बताया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। फिर हमने देखा सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। पहले सेल आउटर कवरिंग कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने सिक्योरिटी बोला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सारे सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। याद आ रहा है? नोटबुक खोलो और याद करो। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने बोला ब्रेन ऑफ द सेल। और फिर आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट होती है, क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर है और कैसे प्रेजेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, ये याद करो फटाफट। किसमें प्रेजेंट होती है? सब में, तो यूनिवर्सल कवरिंग बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिक्योरिटी बोला हमने उसको, तो सिलेक्ट करेगी कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी करवाती है। और किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? अब ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है वो दो टाइप्स होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल देके बताया था मैंने, छीना चपटी वाली, याद कर लो। ठीक है, और लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करती है। और तीसरा पॉइंट, बड़ी जल्दी होता है, फास्ट प्रोसेस है। डन, क्लियर है ये पॉइंट? अब उधर पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा स्लो प्रोसेस है और एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये याद रखना है, पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये स्लो प्रोसेस है। उसके बाद जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप की है, एक तो डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था हमने? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट है, किसकी? गैसेस एंड लिक्विड्स की, दोनों की। और कोई मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है। बट इन ऑस्मोसिस देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड जो ऑस्मोसिस है उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है? सेल श्रिंक होता है। आइसोटोनिक में नो इफेक्ट। एंड हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल स्वेल हो जाता है। हिप्पोपोटामस, याद है ना? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इसको ध्यान से समझना। ये अगर सेल है, ये अगर सेल है तो सेल, सिंगल सेल की बात कर रही हूँ, तो सेल क्या करता होगा? खाना भी तो खाता होगा। अगर सिंगल सेल बैक्टीरिया है या अमीबा है, तो अमीबा को अगर सिंगल सेल है तो वो उसको भी तो खाने की जरूरत है। अगर लिविंग बीइंग है तो वो खाना कैसे खाएगा? देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं वेसिकल।
और इसको बोल देते हैं हम इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉइंट क्लियर हुआ। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है, फिर से बता रही हूँ, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को हुई तो बना, ठीक है। और इसके लिए जो नाम है वो है वेसिकल, ठीक है। अब वेसिकल बनती है जैसे ही बाहर कोई फूड आया वेसिकल बन जाती है, और वेसिकल उसको अंदर लेती है और अंदर इस तरह से आ जाता है। जब वो अंदर आ गया तब डाइजेशन होगी, तब डाइजेशन होगी मतलब इसके अंदर ये इसके अंदर है, ठीक है। ये है वेसिकल, वेसिकल के अंदर है, फिर इसको डाइजेस्ट किया, फिर इसको रिमूव भी तो करना है। खाना डाइजेस्ट हो गया, खा लिया, अब रिमूव भी तो करना है, तो बस वही रिमूव किया, ठीक है। तो ये क्या बनी, ये बनी वेसिकल, एंड ये फूड में रख लो, फूड, एंड दिस इज वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, एंड ये आउटर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्लियर हो गया, वेसिकल फूड आया, वेसिकल बन गई, वेसिकल के अंदर फूड चला गया, ऐसे ही सेल बंद हो गया आगे से, फिर अंदर आ गया फूड, और फूड को डाइजेस्ट किया जैसे हम करते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल को निकालना है। अब जब अंदर आया फूड उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जब बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेल takes in the material through the help of vesicle, ठीक है, by engulfing it, engulf होता है अंदर कर लेना, engulfing it, engulfing the material, क्लियर। इसको बोला हमने एंडोसाइटोसिस। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल is released by the cell, and it is done when vesicle fuses, जब वेसिकल फ्यूज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और वेसिकल फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। वेसिकल फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर इतना। एंडोसाइटोसिस अंदर फूड लेना, एक्सोसाइटोसिस फूड को बाहर निकालना। अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं, परकिंजे। परकिंजे, ये बात बतानी थी आपको। अब परकिंजे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला 1839 में बोला इन्होंने, जो भी बोला, ठीक है। तो परकिंजे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि जो सेल है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मतलब इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म है क्या, देखो, अगर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब अगर मैं इस मेम्ब्रेन को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस मेम्ब्रेन को रिमूव कर दूं तो साइटोप्लाज्म और जो बाकी ऑर्गेनेली हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है चाहे वो लाइसोसोम्स हैं, इस पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने डिस्कवर किया, परकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, और टर्म भी इन्होंने ही दी, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्लियर हो गया ये, डन, इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं।
चलिए, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब आती है बारी सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग है। मैंने बताया था कि ये रिजिड होती है क्योंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिड। एंड अब रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कुछ तो इसमें खास बात होगी। तो खास बात क्या है कि ये नॉन लिविंग है, रिजिड एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और किस किस में प्रेजेंट होती है? ये एनिमल्स में होती है? नहीं होती। कल बताया था हम मुक्का मार सकते हैं, हम में नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसमें प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन प्लांट्स में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल है ये किस किस चीज की बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट है काइटिन वाला। बताती हूँ अभी। प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की। और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, कल हमने स्मॉलेस्ट सेल कौन सा किया था? ये तो रिवाइज ही नहीं किया, जल्दी बताओ, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा किया था? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वो मैंने बताया था कि एक बैक्टीरिया है, बट इट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल एब्सेंट। क्लियर? ये याद रखना। चलो, तो प्लांट्स में किसकी बनी है? सेलुलोज की। फंजाई में किसकी बनी है? काइटिन की। और बैक्टीरिया में किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, याद रहेगा। छोटे से हैं, सेल वॉल की जगह नहीं है उसके पास, बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, चलो, तो सेल वॉल में जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो एक टर्म आती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ऑफ प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल। तो यहाँ पे श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। देखो, अगर ये सेल है तो ये क्या रही? सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। अभी अभी बताया सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग। तो लिविंग पार्ट कौन सा हुआ? इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाला पार्ट। तो सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो इसमें न्यूक्लियस, बाकी पार्ट सारा कुछ आएगा। पर अगर हम नमक डाल दें सेल के आसपास, ऐसा किसमें हुआ था? एक्सोस्मोसिस में हुआ था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हुआ था। तो यही प्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब जो साइटोप्लाज्म है या सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए? श्रिंक हो जाए। ठीक है, इस तरह से अगर नमक डाल दें, प्लांट सेल के बाहर भी नमक डाल दें, खीरे के बाहर नमक डाल दो, खीरा क्या होगा? पानी निकाल देगा, श्रिंक हो जाएगा, थोड़ी देर बाद देखना श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है? श्रिंकेज ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। समझ आ गया? इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन है कि वो, चाहे वो फंगल सेल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, इनको बचाता है आउटर इन्वायरमेंट से, इनको बचाता है, इनकी रक्षा करता है। तो सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो सेल वॉल, एक सेकेंड, ठीक है, तो रक्षा करता है। अब रक्षा देखो, ये तो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर दी, उसको हमने प्लाज्मोलाइसिस बोला। पर अगर हाइपोटोनिक हो जाए सॉल्यूशन, बाहर पानी ज्यादा हो जाए बाहर, तो क्या होगा? सेल फूलेगा। तो सेल वॉल उसमें हेल्प करती है उसको बचाने में। कैसे? ये देखो,
अगर ये सेल है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे जो लिविंग पार्ट है ना सेल का, उसी में ये श्रिंक स्वेल ये उसी में होती है सारी चीजें, सेल वॉल में वो सारी चीजें नहीं होती क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग है। तो ये होगी सेल वॉल या सेल, हाँ चलो सेल वॉल को हम ग्रीन ही बनाते हैं, ये होगी, ये हो गई, रुको रुको रुको, ये होगी सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल, अब सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, पीएम या सीएम, ठीक है। तो अब क्या होगा, पानी अंदर आ गया मान लो, पानी अंदर, अच्छा प्लाज्मोलाइसिस की ये डायग्राम भी देख लो, पानी बाहर गया तो सेल इस तरह से श्रिंक हो जाता है, ठीक है, ये वाली डायग्राम देख लो प्लाज्मोलाइसिस की, क्लियर है। उसके बाद अब क्या हुआ, पानी अंदर आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या है H2O अंदर, तो क्या करेगा, सेल स्वेल कर जाएगा। अब यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसका प्रेशर बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, क्योंकि ये सेल क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है, फूल रहा है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इक्वल प्रेशर लगाती है सेल मेम्ब्रेन पे, इक्वल प्रेशर लगाती है सेल मेम्ब्रेन पे, जिससे ये सेल बर्स्ट नहीं होता। अगर फूल रहा है, फूलता रहा है, गुब्बारा है, फुलाते रहो तो क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे ही अब ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी प्रेशर डाल रही है, फूल रही है, फूल रही है, तो सेल वॉल इसको बोल रही है कि इतना फूल मत, प्रेशर लगाती है उल्टा उस पे ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए। तो हम बोल सकते हैं सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल, कौन सा सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ठीक है, बर्स्टिंग से बचाती है। बट बर्स्टिंग कब होगी, जब हाइपोटोनिक कंडीशन है, बाहर पानी ज्यादा है, व्हेन द आउटर इन्वायरमेंट इज हाइपोटोनिक, व्हेन द आउटर इन्वायरमेंट इज हाइपोटोनिक, क्लियर है ये पॉइंट। इसीलिए जो प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल जिनमें सेल वॉल होती है उनमें ग्रेटर कैपेसिटी होती है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से लड़ने की, क्लियर, देन एनिमल सेल, मतलब हमारे सेल से। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, एक हमने आरबीसी लिया है, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, और दूसरा हमने लिया है अनियन पील का एक सेल, तो अगर हम उसको पानी में डाल दें तो पहले कौन सा बर्स्ट होगा, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल यहाँ पे कौन सा, आरबीसी, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि सेल वॉल क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो हमें रिजिडिटी प्रोवाइड, हम रिजिड खड़े हैं बिना सेल वॉल के, वो कैसे, क्योंकि हमें एंडोस्केलेटन है, हड्डियां प्रेजेंट हैं, ठीक है। और प्लांट में यही रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जो ट्री की ब्रांचेस वगैरह हार्ड होती हैं, ऐसे खड़ी रहती हैं, वो सेल वॉल की वजह से खड़ी रहती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है सेल विद सेल वॉल, जिन सेल्स की सेल वॉल होती है उनमें क्या है कि ज्यादा कैपेबिलिटी होगी आउटर इन्वायरमेंट को झेलने की, कैन एंड्योर more harsh conditions than the cell without cell wall, और विदाउट सेल वॉल कौन से हुए, एनिमल सेल, ठीक है। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर है सबको। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस है, पहले तो न्यूक्लियस दिया किसने, एक साइंटिस्ट आए फिर से, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, तो किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए, ठीक है, तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कब किया, 1831 में डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट नाम इनमें बड़ा फेमस है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखता है, यहां बनाती हूं, चलो यहीं पे बना लेते हैं। अब आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, इसकी मेम्ब्रेन कैसी है, डबल मेम्ब्रेन, अगर आउटसाइड सेल है इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसमें पोर्स प्रेजेंट है, पोर्स, एंड तो हम लिखेंगे मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इज पोरस, पोरस मतलब पोर्स प्रेजेंट हैं। अब पोर्स क्यों प्रेजेंट है, पोर्स की क्या जरूरत है, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जैसा ही एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, टू फैसिलिटेट the exchange of material between the nucleoplasm या between the nucleus and cytoplasm, ऐसा भी बोल सकते हो, between the nucleus and cytoplasm। अब तीसरी चीज जो इसमें आती है, इसमें एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इसका ये पढ़ना है कि ये आरआरएनए की सिंथेसिस करवाता है। न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसके बारे में डिटेल नहीं है अभी। तो आरएनए भी एक मटेरियल होता है, सेल में ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आरएनए का एक पार्ट है राइबोसोमल आरएनए, तो उसमें न्यूक्लियोलस हेल्प करता है उसके सिंथेसिस में। क्लियर, अब चलो इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए। यहाँ पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जब ये डीएनए प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, ये जब सेल ऐसे ही पड़ा है तब इसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। बट अगर सेल डिवीजन कर रहा है, मतलब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डीएनए इज present in the form of
क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। अब क्रोमोसोम कैसा दिखता है ये आपको बताती हूँ। क्रोमोसोम ठीक है, तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है यहाँ पे। क्रोमोसोम क्या होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है? क्रोमोसोम। अब जब सेल डिवाइड कर रहा है तब डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है क्रोमोसोम। अब वैसे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड, उसमें वही डीएनए होता है। पर अब डीएनए को घुमा घुमा के मतलब इकट्ठा करना है, ऐसी शेप में लाना है, तो इसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया ये कंसेप्ट क्लियर आप लोग को? ठीक है, अब पॉइंट आता है कि डीएनए है क्या। डीएनए डीएनए तो बहुत कर ली। एक सेकंड रुको बस। अब डीएनए है क्या ये पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स छोटे छोटे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है कि जो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डीएनए कंटेन्स जीन्स which are functional and heritable unit of डीएनए, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ जीन्स, consist of genes which regulate cell function, which regulate cell function and inheritance, cell function and inheritance। clear? inheritance and cell function clear है? इतने पॉइंट्स। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देंगे। और इससे इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो मटेरियल का एक्सचेंज करवाते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म किसका? न्यूक्लियस का। बस इतना याद रखो। और एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन के टाइम जो डीएनए है वो कैसे प्रेजेंट है? क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में। और अगर सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम की फॉर्म में है, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम थ्रेड लाइक होगा तो डिवीजन मुश्किल हो जाएगी। कैसे तोड़ेंगे? आधा अधूरा उधर आएगा, आधा अधूरा उधर आएगा। इसको ऐसे समझो, एक सेल से अगर थ्रेड की फॉर्म में होता है ये डीएनए, तो आधा ऐसे ऐसे होता है, तो आधा अधूरा इधर आता, आधा अधूरा इधर, इक्वल डिवीजन नहीं हो पाती क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो इसीलिए वो किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है जब सेल डिवाइड करता है। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो थ्रेड की फॉर्म में। ठीक है, इसी को बोला क्रोमेटिन थ्रेड। और डीएनए है क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? और इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सेल फंक्शन एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? इनहेरिटेबल चेंजेस जो हम मम्मी से हम में आते हैं। मेरी हाइट मम्मी जैसी है, मेरी नाक मम्मी जैसी है, तो वो किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से। ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है सारी। अब बात आती है दो टाइप के सेल्स की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो करियन वर्ड है
प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है। और करियन का मतलब होता है, करियन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो पुराना न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ऐसा डिफरेंस क्यों आया कि इसमें पुराना न्यूक्लियस है, इसमें नया न्यूक्लियस है, अच्छा न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया बड़े पुराने ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है, बटन वाला फोन, इसमें एडवांस चीजें नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में एडवांस चीजें नहीं है। हम हैं जो आजकल नहीं चल रहे हैं स्मार्टफोन्स, हम स्मार्टफोन्स हैं, और बैक्टीरिया क्या है, बटन वाला फोन। इसीलिए वो पहले था, उसमें क्या था, उसमें जो न्यूक्लियस है वो भी प्रिमिटिव था। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा है ये बात करते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट है, ठीक है। मतलब नो वेल डिफाइंड, बताती हूं अभी, न्यूक्लियर रीजन, ये अगर सेल है तो इसमें इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब सॉरी डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो रीजन, अगर न्यूक्लियर रीजन ही वेल डिफाइंड है, पूरे सेल में ऐसा फैला, तो न्यूक्लियस कहां से प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस तो डीएनए को ऐसे रखता है, एक जगह रखता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। इसीलिए इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन को कौन रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोइड पे, ठीक है। क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोइड पे कि प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट क्योंकि कोई बाउंड्री ही नहीं है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के अराउंड मेम्ब्रेन है, सब में मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी में मेम्ब्रेन है, सब में मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। ये क्रोमोसोम को इधर रख दिया मैंने। एब्सेंट सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है इनमें, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट, बटन वाला फोन, बी से याद रखना, एडवांस फीचर नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ये यूकैरियोटिक सेल का है। तो मेम्ब्रेन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर। और तीसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं इसमें, मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट। पॉइंट क्लियर। एग्जाम्पल, प्लांट्स, ह्यूमंस, सारे कुछ इसी में आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक ऑर्गेनिज्म है, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस
एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सारे ऑर्गेनेलिस इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, इन विच ऑल द ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं। क्लियर इतना? तो साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? अभी अभी बताया कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्यार से प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, अब प्रोटीन फैक्ट्री पता चल गया क्या करेगी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स या सिंथेसाइज प्रोटीन, राइबोसोम्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वहां पे मेंशन किया, और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट ही होते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्लियर? चलो, इट प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसीलिए राइबोसोम्स, और मैंने बोला राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनेली बोल देते हैं इसको। मतलब राइबोसोम्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे बना रही हूं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में ऐसे होता है प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूएशन में है किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, और ये नेटवर्क बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। एक शीट का नेटवर्क बना रहा है और ट्यूब्स का नेटवर्क बना रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is in continuation with nucleus, ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, continuation with nuclear membrane, मतलब उसके साथ ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही स्टार्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये एक नेटवर्क बना रहा है, तो नेटवर्क बनाता है, जब ये नेटवर्क बनाता है तो ये भी वेसिकल्स बनाता है, एक टाइप की। वेसिकल्स क्या था, जब मेम्ब्रेन से ही कुछ ऐसे ऐसे निकल जाए इस तरह से, तो वेसिकल्स भी बनाता है नेटवर्क वाली। ठीक है, तो इट फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स अरेंज्ड इन ट्यूब्स एंड शीट्स, अरेंज्ड इन ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब टाइप लग रहा है ये, और अगर इसको ऐसे देखें तो वो शीट टाइप लगता है, मतलब ये है ऐसे, ये आपको दिख रहा है ऐसे, बट अगर इसको ऐसे कर दें तो ये शीट टाइप दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का है।
पहला आता है रफ एंड दूसरा आता है स्मूथ। तो रफ में क्या होता है, इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये कैसा दिखता है, रफ दिखता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ इन अपीयरेंस, रफ इन अपीयरेंस ड्यू टू, ये क्या है, आर, इसको बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे एससीआर। स्मूथ है, ये रफ है। रफ इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, राइबोसोम्स अभी अभी हमने पढ़ा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और भी सेल में भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स की। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर आता है एससीआर। अब एससीआर हमें पता है स्मूथ इन अपीयरेंस, स्मूथ है, कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट, स्मूथ इन अपीयरेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। ठीक है, दूसरा, ये क्या क्या सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइज लिपिड, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, एंजाइम्स को, एंड सम हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है। लिपिड्स, एंजाइम्स एंड सम हॉर्मोन्स। और इसकी एक खास बात है, ये डिटॉक्सिफिकेशन को भी में भी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना, स्पेशली इन लिवर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, स्पेशली इन लिवर। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, किसमें, स्पेशली लिवर में। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। देखो, पहले एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, जब कोई बाहर का मटेरियल एनगल्फ कर ले, सेल अपने अंदर ले ले विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अगर वो अंदर आ गया, फूड आ गया मान लो, तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, तो वो डाइजेस्ट हो गया, और उसके बाद वेस्ट मटेरियल को रिलीज भी करना है जो सेल को जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। अंदर आया एंडोसाइटोसिस। और परकिंजे ने एक प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था और टर्म भी दी थी, और इनका कब था, 1839 में। कब किया था ये सारा काम, 1839 में। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड है और नॉन लिविंग है, रिजिड एंड नॉन लिविंग पार्ट प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब जल्दी से बताओ, प्लांट्स में किसमें बनी होती है, सेलुलोज, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, एंड फंजाई में काइटिन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एब्सेंट किसमें होती है सेल वॉल, कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस एक टर्म है, एक प्रोसेस है जो लिविंग प्लांट सेल में होती है, जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग पार्ट है सेल का वो श्रिंक हो जाता है ड्यू टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि ये सेल को बर्स्ट करने से बचाती है इन हाइपोटोनिक कंडीशंस। अगर बाहर पानी ज्यादा है तो सेल स्वेल हो रहा है, तो सेल वॉल इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर डालती है किस पे, सेल मेम्ब्रेन पे, ताकि सेल फटे ना। जैसे बलून को फुलाते जाओगे फट जाएगा, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर डाल रही है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी वजह से सेल वॉल अगर प्रेजेंट है कुछ ऑर्गेनिज्म में, तो उनके मतलब अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट उन पे पड़ रहा है तो वो इजिली एंड्योर कर रहे हैं देन एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, एग्जाम्पल दी थी, अगर हम आरबीसी को एक पानी में रख दें या हम अनियन सेल को पानी में रख दें, तो पहले बर्स्ट कौन कर जाएगा, एनिमल सेल। ठीक है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल कौन सा, आरबीसी बोला था मैंने।
नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। डबल मेम्ब्रेन है, पोरस स्ट्रक्चर है और थ्रेड लाइक डीएनए प्रेजेंट है। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर सेल डिवीजन करेगा फिर कैसा है? क्रोमोसोम टाइप। और क्रोमोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लियस का। ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लियस का। क्लियर है इतना? डीएनए क्या है? डिऑक्सी प्रोटीन एंड न्यूक्लियस नहीं, प्रोटीन एंड डीएनए, सॉरी। एंड डीएनए क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें क्या है? जीन्स है प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में। सब कुछ यूकैरियोटिक को ही दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और राइबो सिर्फ इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और यूकैरियोट में भी होते हैं राइबोसोम्स। तो इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सब कुछ है। और ये कौन है? बैक्टीरिया। और हम कौन है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब यूकैरियोटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के बाहर वाला सारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला सारा, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ऑर्गेनेली भी तो उसके अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम को हमने क्या बोला? प्रोटीन फैक्ट्री बोला। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? वेसिकल्स का अरेंजमेंट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। मेम्ब्रेन शीट्स ही होती हैं ये। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। स्मूथ कैसा होता है? विदाउट राइबोसोम्स। रफ कैसा होता है? विद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, तो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसमें लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स क्या होंगे? सिंथेसाइज। उसके बाद हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, स्पेशली इन लीवर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, याद रहा होगा सारा कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑर्गेनेलिस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।